जय हिंद साथियों। मैं यदुवेंद्र सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज की अपनी इस क्लास में, जो कि ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और 2 क्लास ले चुका हूं। आज तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास जिसमें पहले क्लास में इंट्रोडक्शन बताया, दूसरे क्लास में इसकी पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी बिंदु के बारे में बताया। आज इसी की तीसरी क्लास है और आप लोगों का रिस्पांस बड़ा अच्छा निकल के आ रहा है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो आप लोग जवाब दे लेते हो। इसका मतलब समझ में सारी चीजें आ रही है। जो भी आगामी परीक्षाएं हैं सभी को मैं ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए ये सीरीज बनाया हूं और उसी अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। ये चीज मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर पूरी आप लोग प्लेलिस्ट देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन ज्योग्राफी के आपके यहाँ से गलत नहीं होंगे। वो चाहे आपका यूपीपी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे पेट का हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इतना मान लीजिएगा। कल थोड़ा टेक्निकल इश्यू से थोड़ा सा घबरा गया था तो पूरा नहीं हो पाया था, तो आज इसको हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं और इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, भारत का जो उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु क्या है? इंद्राकोल है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। इसी तरीके से भारत का दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूमि से लगा हुआ, कन्याकुमारी, या इसी को केप कमोरिन कहते हैं। ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। उसके बाद इसका जो पश्चिमी बिंदु है वो गौर माता या सरक्रीक है, गुजरात में पड़ता है। ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में वालांगू या किव्युथु है, ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। ठीक है, एक पॉइंट, ये भारत के मुख्य भूमि से लगा हुआ है बेटा, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछ ले तब ये कन्याकुमारी नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, सब चीजें नोट डाउन कीजिए, ध्यान से समझते हुए चलिए, जिससे आपकी गलतियां होने की संभावना 0% होंगे। सब चीजें आते रहे आप लोगों को। ठीक है, लाइटली मत लीजिए, सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट करिए इस चीज को। चलिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये तो देखो मुख्य भूमि वाला है, ये जो पॉइंट आया था ये मुख्य भूमि से लगा हुआ है। दक्षिणतम बिंदु यहां पड़ता है और ये कौन सी जगह है? ये अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है। ठीक है, अंडमान निकोबार में ही, अंडमान निकोबार में ही एक पॉइंट पड़ता है यहां पर, जिसका नाम क्या है इस पॉइंट का? इस पॉइंट का नाम है बच्चे, इस पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट जो है, या इसी का नाम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी है, ये किस अक्षांश पे पड़ता है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे ये पड़ता है। ठीक है बच्चे, तो आपसे पूछा जाएगा सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट है, 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। ठीक है, और मुख्य भूमि से लगा हुआ सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। देखिए, अगर अच्छे समझते हुए चलेंगे कुछ भी गलत नहीं होगा आप लोगों का। इसलिए कहते हैं अभी मजाक नहीं, अभी केवल पढ़ाई, और ध्यान समझते हुए चलिए। ठीक है, हल्के में मत लीजिए, बहुत लोग गलतियां करते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, सब लोग कन्याकुमारी लगा के चले आते हैं, पेपर वाला भी कहता है चलो हम भी लगा देते हैं। ठीक है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, भारत का मुख्य भूमि से लगा हुआ दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। मैं बार बार क्यों इसको रिपोर्ट कर रहा हूं? क्योंकि यही आप लोगों को फंसाता है एग्जाम में। एग्जाम आपसे हमेशा वही पूछा जाता है जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तो अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये कितने अक्षांश पे है? 6 डिग्री 4 मिनट। और मुख्य भूमि वाला कितने अक्षांश पे है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है चलो बता देते हैं। जो ये उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल था, यहां से दक्षिणी बिंदु की लंबाई कितनी है? उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु की लंबाई कितनी है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो कुछ नहीं, ज्यादा याद नहीं करना है बेटा, बस इसको क्या कर दो, 32-14 किलोमीटर। ये लंबाई जो है ये कितना है? पूरा 32-14 किलोमीटर। ठीक है, ये पूरी लंबाई 32-14 किलोमीटर है। अब इधर से इधर की भी होगी, पूर्व से पश्चिम लंबाई, ये कितना है? तो इसके लिए याद रखना, ये 29-33 किलोमीटर है। 29-33 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम लंबाई,
29-33 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई 32-14 किलोमीटर। क्लियर? आप लोगों को एक पॉइंट में पढ़ाया था, लेकिन आज फिर बताना चाहूंगा। क्या? कर्क रेखा कितने राज्यों से जाता है? मैंने बताया था 8 राज्यों से जाता है। ऐसे ही एक रेखा का इंपॉर्टेंस इंडिया में और भी है, उस रेखा के बारे में भी आप लोगों को नॉलेज रखना होगा। वो रेखा कौन सा है? ये तो एक कर्क रेखा ऐसे जाती है, ये तो कर्क रेखा है। ऐसे ही एक रेखा और आती है जिसको भारत का मानक समय रेखा माना। मानक समय रेखा जो जाती है वो कहां से जाती है? देखिएगा थोड़ा, ऐसे यूपी से जाती है, एमपी से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, उड़ीसा से जाती है, आंध्र प्रदेश से जाती है, इस तरीके से। अब कहोगे सर ये मानक समय रेखा क्या अक्षांश रेखा है, देशांतर? तो मैं कहूंगा ये देशांतर रेखा है। तो पूछोगे कौन सा देशांतर रेखा है, ये भी बता दीजिए सर, क्योंकि प्रश्न ये भी आ सकता है कौन सी देशांतर रेखा। तो ध्यान से देखिए, मैं सब बता रहा हूं अभी आप लोगों को। ये जो देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री कौन सी देशांतर रेखा होगा? पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। इसी को भारत का मानक समय रेखा मान लिए। क्या मान लिए इसको? भारत का मानक समय रेखा, जो कि जहां से हमारा मेन पॉइंट जहां से समय लिया जाता है वो लंदन का एक रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको कहते हैं जीएमटी। जीएमटी से कितने घंटे आगे है ये मानक समय रेखा? प्रश्न आता है तो याद रखना 5 घंटे 30 मिनट आगे। आगे बेटा है, ये बात याद रखना। आपको पीछे लिखा हुआ आएगा, आप लोग 5 घंटे 30 मिनट देखोगे और गलत कर दोगे। तो भारत का मानक समय रेखा जो जीएमटी है, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम जो है, उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे है, पीछे नहीं, आगे है। ठीक है? तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री को माना गया है। कौन से 82.5 डिग्री? पूर्वी देशांतर को। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। ये भारत के कितने राज्यों से जाती है जो मानक समय रेखा है? तो देखिएगा, ये भारत के कितने राज्यों से जा रही है? एक तो गई यूपी से, यूपी, ये यूपी हो गया। दूसरा गया थोड़ा सा एमपी से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर आंध्र प्रदेश से, फिर सॉरी उड़ीसा से, ये उड़ीसा है, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से। ठीक है? तो कितने राज्य हो गए? एक यूपी, एक एमपी, 2 छत्तीसगढ़, 3 उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5। तो भारत का मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के जाता है। मानक समय रेखा का मतलब जितना इस 82.5 डिग्री पर टाइम फिक्स रहेगा, पूरे भारत में ही उतना टाइम रहेगा। ये नहीं गुजरात में इतना बज रहा है तो इतना यहाँ बज रहा है। सब जगह कहते हो ना भैया हमारे यहाँ 5 बज रहा है, वह कहते हैं हमारे यहाँ 5 बज रहा है। बस होता क्या है, यहाँ के 5 बजे थोड़ा कम समय होता रहता है, सूर्य नहीं अस्त होता, वहां सूर्य अस्त हो जाता है। ठीक है? तो समय तो रुकता नहीं है। तो समय एक ही जगह सब जगहों पूरे भारत में चलता है, वो कि 82.5 डिग्री माना जाता है। बस क्या होता है, यहाँ उतने टाइम सूर्यास्त होता है, वहां उतने टाइम सूर्यास्त नहीं होता है। ठीक है? प्रकृति अपने अनुसार चलती है, लेकिन समय हम अपने अनुसार मान लिए हैं। क्लियर? अब देखिए, एक प्रश्न आप लोगों को इसमें दिख रहा है, लेकिन प्रश्न आ जाए तो गलतियां करोगे। क्या? ये जो कर्क रेखा है और 82.5 डिग्री रेखा है, ये दोनों आपस में कहां कट करते हैं? कहां कट करते हैं? ये दोनों आपस में, ये कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़ ना। तो कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों आपस में कौन से स्टेट्स में कट करते हैं? छत्तीसगढ़ में कट करते हैं। कर्क रेखा और भारत का मानक समय रेखा, ये दोनों छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को कट करते हैं। यह भी प्रश्न आ सकता है, नया प्रश्न है, याद रख लेना कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा ये दोनों किस स्टेट्स में कट करते हैं? तो छत्तीसगढ़ में
कट करते हैं। यदि प्रश्न आए तो अब गलत गलत ना करना। एक प्रश्न और उठता है, ये मानक समय रेखा 5 राज्यों से जाता है, जैसे जीएमटी लंदन से काउंट होता है। जो ग्रीनविच मीन टाइम था, ये कहां से लिया जाता है? लंदन से। ऐसे ही ये 82.5 डिग्री जो है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है, इस पे भी कोई प्लेस होगा जहां से सभी समय काउंट होते होंगे ना। तो जहां से समय का निर्धारण होता है वो यूपी का क्या है? नैनी। यूपी के नैनी से मानक समय रेखा का समय लिया जाता है, जो कि कहां पड़ता है? प्रयागराज के निकट। ठीक है, प्रयागराज के निकट पड़ता है। यहीं से भारत का मानक समय रेखा का निर्धारण किया जाता है। अच्छा, अगर हम लोग पूर्व की तरफ जाते हैं तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इन द सेंस आपके पेपर में नहीं आएगा। कैसे ये 5.5 घंटे आगे है, इस चीज को डिसाइड करने के लिए आपको जरूरत नहीं है। ये जरूरत समझना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर जरूरत हो तो मैं बता दूं। ठीक है, चलिए, आपको मानक समय रेखा आ गया कि मानक समय रेखा किससे किससे कट करती है, कहां कहां से जाती है, कैसे जाती है, सब चीजें समझ गए। अब हम लोग का आज का क्लास जो डिपेंडेंट है वो है प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर। प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर, क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं प्रायद्वीपीय भारत से, तो आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत को भी कवर कर लें। ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ही आप लोगों का ऐसा होगा कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा जो आप लोगों को आ नहीं जाएगा। लेकिन एक ही काम करना है, आपको भी सीरियस रहना है। आप नहीं सीरियस रहोगे तो नहीं होगा कुछ। धीरे धीरे आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होते चल रहे हैं, बस लगे रहिए मेरे साथ। और ये गलतियां तो बिल्कुल मत करना, 2 मिनट देख लो उसके बाद वापस हो जाओ, 2 मिनट देख लो फिर वापस हो जाओ। ऐसे पढ़ाई होती है नहीं ना, क्योंकि इतिहास वही रचते हैं जो पसीने से नहाते हैं। तो आप लोग पसीने से ना नहा पाओ तो कम से कम पढ़ ही लो अच्छे से। ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे तो पसीने अपने आप बहने लगेंगे। ठीक है चलो, कहते हैं ना कि जो पानी से नहाते हैं वो केवल लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए इधर, इतिहास अगर बदलना है आप लोगों को तो। अब तट राज्यों के बारे में बात आती है। तटीय सीमा क्या होता है? तटीय सीमा होता क्या है? अरे वो क्षेत्र भारत का जो किसी समुद्र से सीमा बनाए वही तटीय क्षेत्र है। तो जरा देखिए, इधर अरब सागर है, अरब सागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और यहां पर हिंद महासागर है, हिंद महासागर। तो जरा बताइए, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से कौन सा क्षेत्र घिरा हुआ है? यही क्षेत्र तो घिरा हुआ है बच्चे, यही क्षेत्र तो आपका घिरा हुआ है। ठीक है, तो यही इतना क्षेत्र क्या कहलाता है? तटीय क्षेत्र कहलाता है। और जो तीन तरफ से सागर से घिरा होता है उसे कहते हैं प्रायद्वीप। तीन तरफ से सागर से देखे घिरा है, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी। तो तीन तरफ से ये सागरों से घिरे होने के कारण भारत के दक्षिणी भूभाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे सुनते चलिए आप लोग। अब ये तटीय भारत कितने राज्यों में है? तटीय भारत का विस्तार, तटीय भारत कितने राज्यों में है? तो 9 राज्यों में है। वो 9 राज्य कौन कौन से हैं आप ये भी देख लीजिए। पहला राज्य हो गया गुजरात, गुजरात। दूसरा राज्य हो गया महाराष्ट्र, एटलस में भी आप लोग देखते चलिए सारे राज्य। और तीसरा राज्य हो गया कर्नाटक, कर्नाटक। और फिर, अच्छा यही छोटा सा बेटा छूट गया, गोवा।
गोवा, कर्नाटक और फिर केरल, तमिलनाडु और ये स्टेट है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जरा देखिए कितने हुए। गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और वेस्ट बंगाल 9। तो भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। कितने राज्य ऐसे हैं? 9। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। 7 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। अच्छा, कितने यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं? प्रश्न आ जाए तो 4 यूनियन टेरिटरी। कितने यूटी हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं? 4 यूटी हैं। वो 4 यूटी कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक तो अंडमान है, अंडमान निकोबार। दूसरा पुडुचेरी है, पुडुचेरी। ठीक है। अच्छा, अंडमान कहां पड़ता है? यहां बंगाल की खाड़ी में अंडमान पड़ता है। और पुडुचेरी कहां पड़ता है? ये बेटा इधर पड़ता है अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में पड़ता है। और एक यहीं पर है मालदीव और अगला एक है दमन द्वीप एवं दादर नागर हवेली। 2020 में दोनों को एक कर दिया गया ना, दादर नागर हवेली। तो 4 ऐसे यूटी हैं जो कहां पर हैं? तटीय सीमा बनाते हैं। और ये चारों यूटी के बारे में आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। मालदीव बेटा गलत लिख दिया है, थोड़ा सा 1 मिनट, ये लक्षद्वीप होगा, लक्षद्वीप। ठीक है। तो भारत के 4 यूटी तटीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और दमन द्वीप। दमन द्वीप और दादर नागर हवेली 4 हो गए। देख लो कितने टफ हैं, लेकिन पढ़ना तो है ही। तो यही पढ़ ले जाओगे तो काम बन जाएगा। तो अब इनका लोकेशन देख लो कौन कहां पर है। जैसे हम अंडमान निकोबार बता दिए बंगाल की खाड़ी में है, ऐसे ही पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी का विस्तार मैं पहले पिछली क्लास में बता चुका हूं, 3 राज्यों में पड़ता है। पुडुचेरी का विस्तार 3 राज्यों में पड़ता है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? जैसे माहे केरल में है, यनम आंध्र प्रदेश में है, कराईकल तमिलनाडु में है। ऐसे ही लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इधर पड़ता है बेटा, अरब सागर में क्या पड़ता है? लक्षद्वीप पड़ता है। ठीक है, लक्षद्वीप अरब सागर में पड़ता है। वहीं दमन द्वीप और ये कहाँ है? वो यहाँ गुजरात के पास में पड़ जाते हैं, यहाँ पर। अच्छा, अंडमान में कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार में लगभग 572 द्वीप हैं। द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। अंडमान में तकरीबन 572 द्वीप हैं। अब कहोगे सर इधर जो लक्षद्वीप है, क्या लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या बता सकते हैं आप कितनी है? जी हाँ, लक्षद्वीप में भी द्वीपों की संख्या है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लगभग 36 द्वीप हैं। लगभग 36 द्वीप लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती। वहीं अंडमान की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। मैं अभी द्वीप अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी आप लोग इसी को ध्यान दीजिए। तो भारत के 9 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी तट से सीमा बनाते हैं। नोट हो गया? ठीक। अब इसमें आपने यूनियन टेरिटरी के बारे में देख लिया, इसमें आपने राज्यों के बारे में देख लिया, लेकिन अभी आप लोगों को लंबाई के बारे में नहीं बताया कितनी लंबी है तटरेखा। तो चलिए अब लंबाई का ही जिक्र कर लेते हैं। लंबाई का जिक्र कैसे? देखिए, हम बात कर रहे हैं लंबाई के बारे में। तटरेखा की लंबाई कितनी है? तटरेखा की लंबाई कितनी है? यहां से लेकर यहां तक, गुजरात से लेकर ये वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है, इस तटरेखा की लंबाई कितनी है?
6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, ठीक है। और अगर द्वीपों को भी काउंट कर लो, द्वीप भी ले लो, तब 7516 दशमलव समथिंग 6 आ जाता है, ठीक है। 7516.6 आ जाता है, लेकिन ये पुराना आंकड़ा हो गया, अब ये हकीकत में इतना नहीं है, ठीक है। अब ये हकीकत में नहीं, ये ओल्ड डाटा है, ये ओल्ड डाटा है बेटा, ओल्ड डाटा। तो कहोगे सर नवीनतम डाटा क्या है? गृह मंत्रालय के द्वारा एक नवीनतम डाटा प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा एक नवीनतम डाटा प्रस्तुत किया गया, उसे भी देखते हैं, ठीक है। गृह मंत्रालय ने क्या डाटा दिया है? गृह मंत्रालय ने दिया कि जो हमारी तटरेखा की लंबाई है उसमें वृद्धि देखी गई। तटरेखा की लंबाई में क्या देखी गई है? वृद्धि देखी गई है, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही वृद्धि देखी गई है तटरेखा की लंबाई में। कितना परसेंट वृद्धि देखी गई है? 47.6% की वृद्धि देखी गई। तटरेखा में कितनी वृद्धि देखी गई? 47.6% की वृद्धि देखी गई। अब कहोगे सर जो ये हमारा 7516 ये ओल्ड डाटा था, तब तो ये भी चेंज हो गया होगा। जरूर चेंज हुआ होगा ना, क्योंकि अगर वृद्धि हुई तो चेंज किसमें होगा? तटरेखा की लंबाई में ही होगा। तो कितना हो गया अब लंबाई? प्रश्न ये उठेगा कि सर अब तटरेखा की लंबाई कितनी हो गई? अगर ये आंकड़ा आपका जो बता रहे हैं चेंज हो गया, ओल्ड डाटा हमारा ये था, तो नवीनतम डाटा हमारा क्या हो गया है? तो नोट कर लीजिए नवीनतम डाटा क्या हो गया है? 11,098 किलोमीटर, 11,098 किलोमीटर हो गया है। 11,098 किलोमीटर नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस तटरेखा की लंबाई हो चुकी है। क्लियर? अच्छा, जो ये पुडुचेरी है, पुडुचेरी जो द्वीप है, इसमें बेटा ये सिकुड़ा है थोड़ा सा, मतलब इसके तटरेखा की लंबाई में कमी देखने को आई। पुडुचेरी की तटरेखा की लंबाई में क्या देखने को मिला है? गृह मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार पुडुचेरी पुडुचेरी की लंबाई में कमी देखने को आई है, कमी। तो कमी कितना आई अगर प्रश्न में आ जाए? 10.4% की कमी देखने को आई। कितनी कमी देखी गई? 10.4% की कमी देखी गई, ठीक है। अच्छा, कहोगे सर अगर पूछ लिया जाए कि एक राज्य ऐसा है जिसकी तटरेखा की लंबाई में वृद्धि हुआ, जैसे गुजरात, गुजरात के तटरेखा की लंबाई में वृद्धि हुआ है। जो गुजरात है, गुजरात के तटरेखा की लंबाई में वृद्धि हुआ। कितना वृद्धि हुआ? पहले ये 1214 किलोमीटर था, लेकिन ये 53 साल बाद जब आंकड़ा निकाला गया, ये जो आंकड़ा आया कितने साल बाद निकाला गया है? 53 साल बाद। मतलब गृह मंत्रालय ने ये जो आंकड़ा दिया कितने साल बाद दिया है? 53 साल बाद दिया है। 53 साल बाद ये जो 1214 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, ये अब चेंज हो गया। कितना हो गया? अब ये लंबाई हो गई है 2340 किलोमीटर, 2340 किलोमीटर हो गई है। तो गुजरात के तटरेखा की लंबाई में वृद्धि देखी गई। 1214 किलोमीटर से अब वो लंबाई कितनी हो गई है? 2340 किलोमीटर हो गई है, ठीक है। ये तटरेखा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आप लोगों को जानकारी थी कि 6100 किलोमीटर पहले थी, द्वीपों सहित हो जाता था 7516.6 किलोमीटर, लेकिन अब ये डाटा चेंज हो गया है 53 साल बाद गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 11,098 किलोमीटर हो गया है तटरेखा की लंबाई, जिसमें गुजरात पहले 1214 किलोमीटर था, अब 2340 किलोमीटर हो गया है, ठीक है। कितना वृद्धि हुआ है? टोटल 47.6% की वृद्धि हुई है। पुडुचेरी, पुडुचेरी में कमी देखने को आया है। कितना कमी देखने को मिला है? 10.4% की कमी देखने को मिला है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब कहोगे सर फिर तो एक पॉइंट हम लोग और याद करते थे, उसमें भी कुछ बदलाव हुआ होगा। कौन सा पॉइंट आप लोग याद करते थे? देखिए, जो आप लोग तटरेखा के क्रम में तटरेखा तटरेखा की लंबाई के अनुसार
तटरेखा की लंबाई के अनुसार, लंबाई के अनुसार राज्य को घटते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में लिखिए। तो सबसे ज्यादा तटरेखा किसकी लंबी है? गुजरात की। पुराना डाटा पहले मैं बता रहा हूं। गुजरात सबसे ज्यादा तटरेखा की लंबाई किसकी थी? गुजरात। फिर किसकी थी? आंध्र प्रदेश की। दूसरे नंबर पर किसकी लंबाई थी? आंध्र प्रदेश। और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र। ठीक है बच्चे, ये लेकिन कैसा डाटा है? ये जो मैंने बताया ओल्ड डाटा है ये। ठीक है, अब नवीनतम डाटा क्या हो गया है याद कर लो। गुजरात फर्स्ट पे है, तमिलनाडु सेकेंड पर आ गया है, तमिलनाडु सेकंड पर आ गया है, और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। बहुत देखिए, आप लोगों को करंट से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्रकार से इसको याद कर लेना। पहले था गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, और अब आंध्र प्रदेश थर्ड पर चला गया है। सेकंड पर कौन आ गया है? तमिलनाडु आ गया है। इस प्रकार से इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अच्छा, ये तो सबसे ज्यादा लंबा देख लिया गुजरात का है। सबसे छोटा तटरेखा की लंबाई किसकी है? सबसे छोटी तटरेखा किसकी, किस राज्य की? सबसे छोटी तटरेखा तो किसकी है? गोवा वाले बीच पर, गोवा की है। सबसे छोटी तटरेखा की लंबाई गोवा राज्य की है। और गोवा की राजधानी क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। पणजी है। गोवा की राजधानी पणजी है। अच्छा, ऐसे ही एक क्वेश्चन और आता है दिमाग में आपके आ रहा होगा, सर ऐसे देशों को पूछा जाता है कौन कौन से देश कितना बॉर्डर बनाते हैं, सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर किस देश के साथ हमारे भारत का बनता है, उसके बाद किसका बनता है, उसके बाद किसका बनता है। तो चलो उसे भी देख लो तुरंत। एक ट्रिक होता है उसको, मतलब कौन सा देश सबसे ज्यादा भारत से बॉर्डर बनाता है उसको याद करने का ट्रिक होता है बचपन में एमबीए। न बचपन में एमबीए। देखिए, सबसे लंबा बॉर्डर जो बनाता है बांग्लादेश का बनता है भारत के साथ। बांग्लादेश सेकेंड नंबर पर, चीन बनाता है थर्ड नंबर पर, पाकिस्तान और फोर्थ नंबर पर नेपाल, और फिर म्यांमार, और फिर भूटान, और लास्ट में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तो सबसे लंबी तटरेखा लगभग 4098 समथिंग है, वो बांग्लादेश की बनती है। और सबसे छोटी, सबसे लंबी किसकी बनी? सबसे लंबी वो बांग्लादेश की, और सबसे छोटी, सबसे छोटी किसकी बनी? अफगानिस्तान की। तो याद कर लेना बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए। ठीक है, याद हो गया ना? बस ऐसे ही नोट करते हुए और याद करते हुए चलो साथ में, बहुत कुछ याद हो जाएगा। लगे रहो, लगे रहो। जिंदगी में अगर रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, इश्क किसी से होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो बचपन में एमबीए, रिस्क लो आप लोग। ठीक है, अच्छा अब बताइए कमेंट बॉक्स में, सबसे लंबी सीमा भारत किस देश के साथ बनाता है? सबसे लंबी सीमा भारत किस देश के साथ बनाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।
तो आप कहोगे बांग्लादेश। तो अब थोड़ी सी जानकारी हम लोग बांग्लादेश के बारे में लेंगे। बांग्लादेश, बांग्लादेश, इसकी राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। यहां की मुद्रा क्या है? तो यहां की मुद्रा का नाम टका है। बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? यहां की संसद को क्या कहते हैं? जातीय सरकार, जातीय संसद, जातीय संसद। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 26 मार्च को मनाता है 1971। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 26 मार्च 1971 को मनाता है। ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला है। सब याद करते हुए चलो, आमार सोनार बांग्ला है। ठीक है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है क्या है? अमार सोनार बांग्ला है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी तो मेघना है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेघना इसकी सबसे लंबी नदी। ठीक है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी काकरा डोंग है। ठीक है। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी काकरा डोंग है। ये भी लिख लेना, आप लोग लिख लीजिए। सबसे ऊंची चोटी क्या है? काकरा डोंग। ठीक है। ये सब नॉलेज आपको आना चाहिए, सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बांग्लादेश के बारे में जो कुछ मैंने बताया सब आना चाहिए। अभी एक चीज और पूछा जाता है, वो मैं आपको बाद में मैथ में अभी समझा दूंगा कि बांग्लादेश बॉर्डर किस किस राज्य से बनाता है। आप लोग ढूंढ लेना और लिख लेना कि बांग्लादेश किससे किससे बॉर्डर बनाता है। हम आप लोगों को अभी बता देंगे, लेकिन आप लोग अपने से ढूंढ के लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। ऐसे ही यही सारी चीजें चीन के बारे में भी कुछ पूछी जाती हैं। चीन के बारे में जैसे राजधानी क्या है? चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। यहां की मुद्रा का नाम क्या है? रेमनवी। यहां जो मुद्रा चलती है रेमनवी। यहां की संसद का क्या नाम है? यहां की संसद का नाम पीपुल्स, क्या नाम है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्या नाम है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यहां की संसद का नाम है। अच्छा, भारत और चीन के मध्य, भारत प्लस चीन के मध्य एक सीमा रेखा भी है, उसका नाम क्या है? मैकमोहन, मैकमोहन सीमा रेखा। मैकमोहन सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य है? भारत और चीन के मध्य है। मैकमोहन सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य है? प्रश्न आएगा तो भारत और चीन के मध्य है। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कि मैकमोहन सीमा रेखा किसके किसके मध्य है? भारत और चीन के मध्य है। और ये अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो लिख लीजिएगा 1 अक्टूबर 1949 से मनाता है। 1 अक्टूबर, जैसे ये 26 मार्च 1971 से मनाता है, ऐसे ये 1 अक्टूबर 1949 से मनाता है। ये पॉइंट भी आपको नोट होना चाहिए कि कब से मनाता है। अच्छा, जैसे यहाँ की सबसे लंबी नदी मेघना थी, तो यहाँ की सबसे लंबी नदी, चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी, या कहीं पर याग तीसी क्यांग भी मिलता है। यांगसी नदी चीन की सबसे लंबी नदी है। चीन की ही नहीं,
ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। चीन की तो सबसे लंबी नदी यांगसी है ही, साथ ही साथ ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी ही है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद हो गया होगा। तो जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ाया गया, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन किए, और जो लास्ट तक बना होगा उसी को इसका 100% बेनिफिट मिलेगा। ये कोई पेड बैच नहीं है, लेकिन ये गारंटी है, जो चीजें आपको मैं यहां पढ़ा रहा हूं ये पेड बैच में आप लोगों को नहीं मिलेगा। और वादा करता हूं जिस दिन आप लोग ज्योग्राफी पूरा पढ़ लिए हमसे, उस दिन पढ़ने के बाद आप लोगों को ज्योग्राफी में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मैं पेड नहीं, सब कुछ फ्री दूंगा। ज्योग्राफी समाप्त होगा तो दूसरा सब्जेक्ट जो लोग आप लोग रिकमेंडेशन करोगे उसे पढ़ाएंगे। लेकिन एक ही चीज आप लोगों से कहता हूं बार बार, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। यार आप लोगों से और क्या चाहिए हमको, बताइए। इतना अच्छा नॉलेज आप लोगों को अगर दे रहा हूं तो आप लोग 3 काम क्यों नहीं करते हो? शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, 3 काम कर दीजिए। और जिन बच्चों को टाइम से नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है कि कब कौन सी क्लास होगी, वो लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन अपना दबा दें, जिससे उनको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं इसी जोश इसी अंदाज के साथ। कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।